जय हिंद। वेलकम टू द शाही क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों हम केटीजी पढ़ रहे थे और अभी तक हमने केटीजी का एक लेक्चर खत्म कर लिया और बहुत बेसिक बेसिक बातें हमने उसके अंदर की थी। हमने जो आपके पास है बोल 100 400 गेज सेक लोबल सबकी बात की, फिर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को देखा और थोड़े बेसिक ग्राफ वाले प्रॉब्लम्स हमने किए थे। तभी हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में कुछ सवाल है वो करेंगे और फिर उसके बाद में हम आगे और थ्योरी की बात करेंगे। तो ये बच्चों अपने इसको शुरू करते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अच्छे खासे सवाल पूछता है तो आप ढंग से पढ़िएगा ना। और ये आसान इसलिए बिकॉज केमिस्ट्री में आपने पहले देखा हुआ है। आइए अपने शुरू करते हैं। देखिए हम ये पढ़ चुके थे सर जी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का यूज करना ग्राफ्स वगैरह के अंदर हम देख चुके थे। यहाँ पे एन होता है वो आपके पास में मोल्स होता है, पर कई बार क्या होता है वो मोल नहीं गिवन होता है, मोलिक्यूल्स गिवन होते हैं। तो मोल और मोलिक्यूल दोनों डिफरेंट डिफरेंट बात है ना, मतलब एक मोल एक अलग चीज है आपके पास और मोलिक्यूल एक अलग चीज है। समझ में आ रहा है? मतलब बहुत सारे मोलिक्यूल्स मिलके एक मोल बनाते हैं। तो अगर मैं बात करूं एक मोल इज इक्वल टू कितने मोलिक्यूल होते हैं आपके पास में? Na मोलिक्यूल। Na मोलिक्यूल और Na की वैल्यू आप सबको जानते होंगे, दैट इज 6.022 10 टू द पावर 23। ये नंबर होगा। मतलब अगर आपके पास में 6.022 10 टू द पावर 23 मोलिक्यूल्स होंगे तो उस पूरे इतने सारे मोलिक्यूल्स को मिला के बोलेंगे 1 मोल। समझ में आ गई मेरी बात? तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास में एन मोल में कितने मोलिक्यूल होंगे, एन मोल अगर इज इक्वल टू कितने मोलिक्यूल होंगे, तब स्मॉल एन मल्टीप्लाई एन ए मोलिक्यूल। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, समझ में आ गई ये वाली बात? तो कभी भी आपको मोल और मोलिक्यूल के बारे में चर्चा हो तो आप देख लीजिएगा, हमें यहाँ पे जो इक्वेशन में यूज करना है बच्चों, वो आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, यहाँ पे आपको मोल यूज करना है। तो अगर आपके ऐसे मोलिक्यूल हो तो आप कैसे निकालेंगे? आप मोलिक्यूल को आप डिवाइड कर दें किससे? आपके पास Na से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। मिल जाएंगे ना। मैं आपको ये बोलूं कुछ आपके पास में दैट इज 8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 34 मोलिक्यूल, ये कितने मोल्स के बराबर है? इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे बता पाएंगे मुझे? हाँ से बहुत आसानी से बता सकते हैं। कैसे? इतने मोलिक्यूल्स हैं और आपको पता है एक मोल में कितने मोलिक्यूल होते हैं? 6.022 10 टू द पावर 23। तो आप क्या लिखेंगे? इतने मोलिक्यूल्स हैं, हमें इसे नंबर ऑफ मोल्स चेक करने हैं, तो कितना बन जाएगा? अरे समझ में आ रहा है यार? एक मोल में इतने मोलिक्यूल हैं। आपके पास में अगर इतने मोलिक्यूल हैं, कितने मोल्स होंगे? तो डिवाइड बाय कर दिया आपने। ने चमक रहा है ना, इसमें कोई गणित विज्ञान कुछ गहरा नहीं है भाई, बहुत सिंपल सी बात है। क्लियर? ठीक है। अब आप देखिए इस इक्वेशन को आप क्या क्या लिख सकते हैं? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को आप ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज एम डिवाइड बाय कैपिटल एम भी लिख सकते हैं। मैं कुछ बेसिक बेसिक पैटर्न बता रहा हूं कैसे लिखा जा सकता है। अच्छा यहां पे कुछ दो बात कर लेते हैं। एक तो होता है बच्चों मोलर मास, मोलर मास, और एक टर्म होती है मोलिक्यूलर मास, मोलिक्यूलर मास। सर जी मोलर मास का मतलब क्या हो गया? एक मोल का मास। समझ में आ गया? और मोलिक्यूलर मास क्या हो गया बच्चों? एक मोलिक्यूल का मास, एक मोलिक्यूल का मास। समझ में आ गई? अगर मान लीजिए आपको मोलर मास गिवन है, मोलर मास कुछ m है आपके पास में, दिस इज मोलर मास, लेट अस अज्यूम दिस m इज मोलर मास। तो अगर आपको मोलिक्यूलर मास निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा बताइए? अगर आपको मोलर मास गिवन है, आपको बोल दिया जाएगा मोलर मास m है, देन व्हाट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। मैं सवाल लिख दूं यहां पे छोटा सा ऐसी, इफ मोलर मास इज कैपिटल M, देन मास ऑफ वन मॉलिक्यूल विल बी, मास ऑफ वन मोलिक्यूल विल बी कितना होगा? बता पाएंगे आप मुझे? आसान सी बात है ये। तो आप क्या बोल सकते हैं इसमें? आप बोलेंगे सर एक मोल का मास ये है। अगर एक मोल का मास ये तो आप ऐसे बोल सकते हैं Na मोलिक्यूल्स का मास कितना होगा बच्चों? Na मोलिक्यूल का मास कैपिटल है, तो एक मोलिक्यूल का कितना होगा आपके पास? दैट इज m डिवाइड बाय Na। तो बेसिक सोचने वाली चीज है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं दिखाएंगे ना, आप बेसिक सोच के दिमाग लगा लीजिएगा भी एक मोल में इतने मोलिक्यूल हैं। समझो जैसे आपको बोल दिया एक क्विंटल में आपके पास में 100 किलो है, 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 केजी। फिर आपसे पूछेगा कि 500 केजी में कितने क्विंटल हैं, तो आप कर पा सकते हैं ना यार। या फिर ये पूछ रहे भाई साहब 10 क्विंटल में कितना केजी है, तो यार ये इतनी बेसिक बात हम बचपन से सीख के आते हैं, इसमें कुछ गणित फॉर्मूला की जरूरत नहीं है हमें। तो हमने ये लिख दिया पीवी इज इक्वल टू एन को क्या लिख दिया? एन को स्मॉल एम बाय कैपिटल एम। यहाँ पे स्मॉल एम क्या है? यहाँ पे स्मॉल एम हो गया मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस, और कैपिटल एम क्या हो गया आपके पास में? मोलर मास। इसी को तो n बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इसी को तो बोलते हैं। टोटल मास डिवाइड बाय मोलर मास, इसको आप n बोल सकते हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं। और इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, p v को आप नीचे लेके चले जाइए तो यहाँ पे क्या बनेगा? m डिवाइड बाय v, यहाँ पे कैपिटल M और ऐसे RT।
m बाई वी क्या हो गया, मास बाय वॉल्यूम। ये मास है बच्चों, ये वाला मोलर मास है, ये मास है। कैपिटल M मतलब मोलर मास, मतलब एक मोल का मास, स्मॉल m मतलब गैस का मास। तो अगर आप मास बाय वॉल्यूम करेंगे टर्म क्या बन जाएगी, रो बन जाएगी। तो एक एक्सप्रेशन ये बस P इज इक्वल टू रो आर टी बाई एम। इस तरीके से कई तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को। समझ में आ गई बात। ये मोल और मोलिक्यूल मेरे हिसाब से आपके लिए नए नहीं है, बिकॉज आप इसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सिंपल सी बात है, मैं अगर बोलता हूं 1 क्विंटल में 100 केजी है, तो वैसा ही है, 1 मोल में एन मोलिक्यूल है। तो आपको अगर मैं बोलूं भाई साहब कि 5 मोल्स में कितने मोलिक्यूल होंगे, तो 5 एन। मैं आपको बोलूं नहीं मेरे पास है 1000 एन मोलिक्यूल, या फिर मैं बोल दूं मेरे पास 1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 39 मोलिक्यूल्स है, तो बताओ मोल्स कितने हुए। तो ये वैसे सवाल हो गया भाई साहब 500 केजी में कितने क्विंटल हुए, तो आपको क्या डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे सर जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं डिवाइड बाय अगर आप एन कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला, इससे आप कुछ करते रहो, जो आपका मन करे वो कर दीजिएगा। एन क्या हो गया आपके पास में, कैपिटल एन डिवाइड बाय एन। ये तो हो गया आपके पास में मोल, ये हो गया आपके पास में मॉलिक्यूल, और यहाँ पे एन। ये एक फॉर्मूला, अगर आप फॉर्मूला याद करना चाहते हैं तो आप अपने आप मल्टीप्लाई करते रहिएगा, बात बन जाएगी। अगर कभी नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो, मॉलिक्यूल पूछे तो एन मल्टीप्लाई कर देना। कभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता हो, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स पूछे डिवाइड बाय एन कर दीजिएगा। ये एक एक्सप्रेशन है, इसको आप याद रख के बात बन सकती है आपके आगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये बेसिक बात थी। अभी हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पे ही 1-2 और सवाल कर लेते हैं, फिर अपने आगे बढ़ेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे। ठीक, वो जो एक सवाल है और सिंपल सवाल है, मतलब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का बोयल्स और चार्ल्स लॉ के हिसाब से सवाल है। पता आपको बोयल्स और चार्ल्स नहीं पता तब भी आप सवाल कर पाएंगे। आप खुद से करिए, ये इसलिए दिया गया कि डाटा जरूरी है ना, मतलब आपको पता होना चाहिए कौन सी वैल्यू किसमें पुट करनी है, कैसे यूज करना है। डाटा वाले सवाल जरूरी हैं, तो इसलिए हमने ये सवाल दिया है। आप सही ढंग से करेंगे तो मैं 101% श्योर हूँ आप ये सवाल कर पाएंगे। फंसने वाला सवाल है ही नहीं, अगर आप ढंग से करेंगे तो आप करेंगे, देख के डर जाएंगे तो बात अलग है। देखिए करिए बच्चों। हाँ बनी बात। सबसे पहले वाले का जो जवाब आएगा इट इज -1.333 लीटर आपके पास में जवाब आना चाहिए। कैसे आएगा थोड़ा देख लेते हैं करके इसको। आपको बोला गया कि गैस का जो टेम्परेचर है वो गिवन है आपको 27 डिग्री सेल्सियस इनिशियली, वॉल्यूम गिवन है आपको, प्रेशर गिवन है। ठीक है, तो अगर देखें टेम्परेचर इनिशियल तो वो आ गया आपके पास में 27 डिग्री, पर हमें डिग्री में नीचे में केल्विन में चाहिए। केल्विन में कितना होगा 273 प्लस डिग्री वाला जोड़ दो आप, कितना है 300 केल्विन। ये इनिशियल टेम्परेचर था आपके पास। अगर आप वॉल्यूम इनिशियल की बात करेंगे तो 4 लीटर है आपके पास में ना, पर हम मीटर क्यूब में यूज करते हैं तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें दिक्कत नहीं होगा आपको, बिकॉज कट जाएगा वो। पर आपको करना, जैसे हम जो आर की वैल्यू 8.314 लेके चल रहे हैं तो उसके हिसाब से वॉल्यूम मीटर क्यूब में होना चाहिए। तो आप क्या बोलते हैं, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ऐसा होता है आपके पास। तो अगर आप देखेंगे लीटर को कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो आप क्या बोलेंगे 1 लीटर किसके बराबर आ गया, 1 लीटर आ गया आपके पास 1/1000 मीटर क्यूब, ऐसे लिख देंगे ना। 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, तो 1 लीटर किसके बराबर 1/1000 मीटर क्यूब। तो अगर आप 4 लीटर की बात करें दैट विल बिकम 4/1000 मीटर क्यूब। बच्चों ये आपके पास में वॉल्यूम आ गया। ठीक है, और देखते हैं क्या प्रेशर भी गिवन है। प्रेशर हम न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल ही बोलते हैं। प्रेशर के बारे में पता है ना आपको, प्रेशर यूनिट क्या क्या होती है आपके पास, मैंने पहले बताया था। एक एटीएम यूनिट होती है, एक आपके पास में पास्कल यूनिट होती है, और एक न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पास्कल तो एक ही बात है आपके पास। कभी एटीएम की बात हो तो 1 एटीएम कितना आ जाएगा 0.01 10 टू द पावर 5 पास्कल या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर, एक ही बात होती है। तो हमें पास्कल बोल दो या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर बोल दो, उसी में है तो कोई दिक्कत नहीं, इट इज 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर।
अच्छा अब चलते हैं, क्या बोल रहा था, गैस इज फर्स्ट कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या रखा गया भाई सब इस प्रोसेस में, कांस्टेंट रखा गया। तो मुझे पता है इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, मतलब एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स तो कब बदलेंगे, जब आप कुछ और नया मटेरियल लाके डालेंगे, तो वैसा तो किया ही नहीं। तो ये पूरी टर्म क्या होगी आपके पास में, कांस्टेंट होगी। ये पूरी कांस्टेंट होगी तो हम क्या बोल सकते हैं, पीवी कांस्टेंट हो गया। अगर पीवी कांस्टेंट होगा तो आप बोलेंगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। आसान बात है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो बात बन जाएगी। देखिए P1 कितना है आपके पास में 100, V1 कितना है आपके पास 4/1000 मीटर क्यूब। अगर आप लीटर में लिखेंगे तब कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो वॉल्यूम की यूनिट होगी वही वॉल्यूम की यूनिट यहाँ पे होगी आपके पास में। समझ में आ रही है? तो आप किसी भी में निकाल सकते हैं। इसने जो आंसर दिया है आपको वो लीटर के अंदर गिवन है, तो हम इसको लीटर में लिख लेते हैं। आप मीटर क्यूब में लिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम यूनिट होगी वही यहाँ पे होगी। नहीं तो ज्यादा दिक्कत है तो आप 1000 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत, दोनों एक ही बात है आपके पास। बस जो आप फाइनल जवाब बताएंगे वो इसके हिसाब से डिसाइड होगा कि आप यहाँ पे वॉल्यूम आपने किस में रखा है। तो हम जो करते आ रहे हैं वही कर देते हैं, 1000 कर देते हैं, ठीक है। फाइनल प्रेशर आपको कुछ बोला गया, फाइनल प्रेशर बोला गया भाई साहब दैट इज 150। बहुत बढ़िया। और हमें क्या निकालना है, ये हम यहां से V2 निकाल लेते हैं, पर हमें V2 नहीं निकालना, हमें चेंज इन वॉल्यूम निकालना, दैट इज V2 माइनस V1। अब थोड़ा सॉल्व कर देते हैं बच्चों। इसको यहां पे ऐसे काट दिया आपने और इसको ऐसे यहां पे उड़ा दिया आपने, तो V2 की वैल्यू आ गई आपके पास, दैट इज 4 डिवाइड बाय 1500, 4 डिवाइड बाय 1500 मीटर क्यूब, ठीक है। अगर मैं इसको लीटर में कन्वर्ट करूं तो कैसे करूंगा, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। इसमें 1000 मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1000 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, 4000 डिवाइड बाय 1500। इसने इसको उड़ा दिया, यहाँ पे 3 आ गया आपके पास और यहाँ पे 8 आ गया आपके पास, ठीक है। दिस इज बिकम 8/3 लीटर। बात समझ में आ रहा है? हमें क्या चीज, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा बच्चों, दैट इज V2 माइनस V1। तो V2 की वैल्यू है 8/3, V1 की वैल्यू कितनी है भाई साहब, V1 कितना था, V1 था 4 लीटर, तो वॉल्यूम कम हो गया आपके पास में। तो कितना वॉल्यूम कम हो गया, दिस इज बिकम -4/3। -4/3 कितना है, -1.333 लीटर। ये आपके पास जवाब हो गया। आसान था, कोई दिक्कत नहीं, कर पाए आप इसको, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वाले सवाल के ऊपर। आप इसका सेकंड पार्ट करके बताइए मुझे। इसको फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट किया गया। अब क्या वॉल्यूम में कांस्टेंट रखा गया और नया प्रेशर बताना है आपको। ये वाला पार्ट करिए बच्चों, सेकंड वाला। हम करें इसको, ठीक है। देखिए आपको क्या बोला गया, सेकंड वाले सवाल की अगर आप बात करेंगे तो हम इतनी जगह में करने की कोशिश करेंगे इसको। इसमें बोला गया कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट किया गया। तो मुझे पता है इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो वॉल्यूम क्या हो गया आपके पास, कांस्टेंट हो गया। ये वाली टर्म क्या होगी, एनआर तो कांस्टेंट है, तो पी इज इक्वल टू, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी है, तो आप बोल सकते हैं पी बाई टी इज कांस्टेंट, ऐसा बोल सकते हैं ना, पी बाई टी इज कांस्टेंट। तो आप क्या बोल रहे हैं, P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2। समझ में आ रहा है, इट इज P1 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाय T2। अब ये वाला आप यूज कर लीजिए एक्सप्रेशन, तो कुछ नहीं होता है, बस आप ये देख लीजिए किसी को कांस्टेंट रखा गया, उसके हिसाब से आप फॉर्मूला बना लीजिए। अब देखिए इनिशियली प्रेशर कितना था आपके पास में P1, अब इसके बाद इट इज देन हीटेड। देन हीटेड मतलब इस वाले प्रोसेस के बाद में। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं आपके पास में, तो जो P1 बनेगा वो कितना बनेगा, 150 बनेगा, क्योंकि इसके बाद में हुआ ना, तो इस वाले केस 150 बन चुका है आपके पास। और T1 टेम्परेचर पता है आपको, टेम्परेचर तो कांस्टेंट टेम्परेचर था, तो इनिशियल वाला टेम्परेचर ही होगा, दैट इज T1 इज इक्वल टू 300 केल्विन। समझ में आ रहा है? अब देखिए सेकंड वाले केस में P2 हमें निकालना है, वो नहीं पूछा, वही तो पूछा है, मतलब वही, सॉरी P2 हमें नहीं गिवन है, वही पूछा है हमसे, न्यू प्रेशर। टेम्परेचर पता लग गया, फाइनल टेम्परेचर कितना आ गया, 127 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में कितना हो गया, दैट इज 400 केल्विन। समझ में आ रही है? अब आप कर दीजिए सो, दैट इज 150 डिवाइड बाय 300 इज इक्वल टू P2 हमें निकालना है, दैट इज 400। इसने इसको मार दिया, समझ में आ गया, 50 आ गया। तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 200 आ गया, 200 न्यूटन मीटर स्क्वायर। प्रेशर आ गया आपके पास 200।
तो ये सेकंड सवाल का जवाब हो गया। तो बच्चों जब भी ऐसे सवाल आए तो घबराना नहीं है ना, आसानी से हो जाते हैं। बस आपको ये देखना है क्या चीज़ कांस्टेंट है, उसके हिसाब से आप देख लीजिए क्या आ रहा है, P1 V1 कांस्टेंट है कि P/T कांस्टेंट है कि V/T कांस्टेंट है, जो भी बोलेगा आप कर पाएंगे ना। ये तो हमने उससे सीखा था। देखिए अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता तो P1 V1 P2 V2, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता तो फिर क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट P/T इस कांस्टेंट हो गया। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाता बच्चों तो आप बोलते T/V कांस्टेंट है या फिर V/T कांस्टेंट है। समझ में आ गई बात, आसान था, हो गया, ठीक है। देखिए आरके जो हम पुट करें इस 8.314, इस वाले सवाल में जरूरत नहीं पड़ी। और उस अगर आरके जो आप 8.314 पुट करें तो प्रेशर होना चाहिए न्यूटन मीटर स्क्वायर में और वॉल्यूम होना चाहिए मीटर क्यूब में। क्लियर बच्चों, सवाल आपके सामने है। अगेन वही आइडियल गैस इक्वेशन का सवाल है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज करना है। बस इसमें अब क्या जो प्रेशर है वो आपके मैंने सेंटीमीटर में दे दिया, मतलब एचजी सेंटीमीटर समझ में आता है ना आपको, दैट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी किसके बराबर होता है बच्चों, 1 एटीएम के बराबर होता है। 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी क्या होता है आपके पास में, 1 एटीएम। या फिर 76 सेंटीमीटर कितने एमएम के बराबर होगा, तो आपको दैट इज 760 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 1 atm। ये आपके लिए आई होप नया नहीं है, ये आप पहले जानते हैं, केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं। और नहीं पता तो ये बात आप नोट कर लीजिए, सिर्फ Hg की बात हो रही है। अगर आपके पास में हीलियम होगा, आपके पास में मरकरी होगा सॉरी, तो अब आप बोलेंगे दैट इज मरकरी का 76 सेंटीमीटर कॉलम अगर बन रहा है तो वो 1 atm के बराबर है। ठीक, ये वाला सवाल बच्चों करके बताइए आप मुझे, होना चाहिए, आसान सवाल है, बताइए क्या जवाब आ रहा है। हाँ बच्चों हुआ, तो इसका आंसर रहेगा 189 मीटर क्यूब। कैसे करेंगे आइए अपने देखते हैं। आपको बोला गया ए बैलून पार्शियली फिल्ड विद हीलियम गैस, ओके, वॉल्यूम इनिशियल जो डाटा पता है वो नोट करते हैं। वॉल्यूम इनिशियल है आपके पास 30 मीटर क्यूब, और एट अर्थ सरफेस वेयर प्रेशर गिवन है, प्रेशर इनिशियल हो गया 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। 76 सेंटीमीटर Hg मतलब 1 atm हो गया आपके पास। तो आप इसको तो ऐसे में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg जब यूज करेंगे तब कन्वर्ट कर देंगे ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर में फाइनली कन्वर्ट करना है हमें, अगर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में यूज करना है तो। टेम्परेचर की अगर आप बात करें, टेम्परेचर इनिशियल कितना है, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लिखना है आपको, तो 273 प्लस 27 डिग्री। ध्यान रखना है, गलती मत कर देना, डिग्री में यूज करना है, हमेशा केल्विन में यूज करना है। अब आपको बोला गया फाइनल वाले केस में क्या हो रहा है आपके पास में, जो प्रेशर फाइनल बन गया वो बन गया 7.6 सेंटीमीटर ऑफ Hg बन गया, ये 7.6, पहले तो 76 अब बन गया 7.6। और टेम्परेचर भाई साहब बहुत कम हो गया, -54 डिग्री, 273 -54, ये वैल्यू कितनी बन गया आपके पास, 54 60 13 और 6 19, तो ये बन गया 219 केल्विन। चेक करो सही किया ना मैंने, ठीक है। अब आपको क्या पूछा गया कि फाइनल वॉल्यूम निकाल लेंगे, चेंज इन वॉल्यूम मिल जाएगा। फाइनल वॉल्यूम कैसे लिखें, देखिए हमें तीनों चीजें पता है यार, P भी पता है, T भी पता है, V भी पता है, तो आप इक्वेशन के PV इज इक्वल टू nRT, इसमें तीनों चीजें बदल रही है आपके पास में, P भी बदल रहा है, V भी बदल रहा है, क्योंकि P गिवन है, T गिवन है और V निकाल रहे हैं, तीनों चीजें बदल रही है। पर ये नंबर ऑफ मोल्स और ये तो कांस्टेंट रह जाएगा आपके पास, ये पोर्शन आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। तो आप क्या बोलते हैं, P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 T2, ये तो हमेशा ही सही होगा जब तक नंबर ऑफ मोल सेम रहेंगे। PV इज इक्वल टू nRT था, अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ मोल्स तो सेम रहे, नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं बदले, तो ये वाली टर्म कांस्टेंट होगी, तो आप क्या बोल रहे थे, PV/T कांस्टेंट हो गया, PV/T बच्चों क्या बन गया, कांस्टेंट। तो आपने लिखा P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 T2, और आपको ये तीनों टर्म्स गिवन है, इसमें 2 टर्म गिवन है तो एक टर्म मिल जाएगी। तो आप देखिए प्रेशर इनिशियल कितना था, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg को आप क्या लेंगे, दैट इज 1 atm, ठीक। वॉल्यूम इनिशियल बताइए कितना था, 330 मीटर क्यूब, हम मीटर क्यूब में चाहिए होता है उसी भी हमने लिख रखा है।
टेम्परेचर किस में चाहिए, केल्विन में चाहिए, उसी में है, तो आपने लिखा 300 इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर। देखिए ये 7.6 सेंटीमीटर ऑफ Hg है। अब इसको कैसे करेंगे यार, तो मुझे पता है कि 176 सेंटीमीटर ऑफ Hg होगा 1 atm, तो अगर बोलूं 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg कितना होगा, दैट इज 1/76 atm। अगर मैं बोलूं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg किसके बराबर हुआ बच्चों, 1 atm। अगर बोलूं 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg तो कितना आएगा, 1/76 atm। और आपके पास में कितना है 7.6, तो अगर मैं लिखूं 7.6 सेंटीमीटर ऑफ Hg तो कितना आएगा आपके पास, दिस इज बिकम 7.6 डिवाइड बाय 76, तो यहाँ पे ये 10 आ गया, दिस इज बिकम 1/10 atm। क्लियर, तो आप यहाँ पे यूज कर लीजिए इसको, दैट इज 1/10 atm। वॉल्यूम हमें निकालना है, वो नहीं पता, टेम्परेचर फाइनल पता है 219। क्लियर, तो यहाँ से आपके पास फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा। देख लेते हैं कितना आ रहा है, इस जीरो ने इसको मार दिया, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 10 आ गया आपके पास में, तो ये 10 इससे उड़ गया, तो V2 आ गया बच्चों 219 मीटर क्यूब, 219 मीटर क्यूब ऐसा आ गया। सही यार, अगर ये 219 मीटर क्यूब आपके पास में आ गया, देखिए यहाँ पे चाहते एटीएम एटीएम है कट जाएगा आपसे। वैसे अगर पीवी इक्वल टू एनआरटी में आर वार की वैल्यू पुट कर यूज करते हैं, आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर पुट करना पड़ता, पर यहाँ पे एटीएम, यहाँ पे भी एटीएम कट जाएगा, यूनिट कन्वर्ट करें तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब चेंज इन वॉल्यूम आप देख लीजिए कितना यार, डेल्टा वी अगर आप देख रहे हैं 219 माइनस 30 कितना आएगा आपके पास, दिस इज 9 और 189 मीटर, ये आपके पास आंसर आ गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, केमिस्ट्री में सर हमने बहुत देखे हैं, बस हम वार्म अप कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा फ्लो में आ जाए इस चैप्टर के। ठीक है, अब आइए अपने आगे बढ़ते हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं। बच्चों अभी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम से आगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी केटीजी और थर्मोडायनामिक्स दोनों चैप्टर्स के अंदर ही। तो ये टर्म वो बहुत ढंग से क्लियर होनी चाहिए, और ये आपके लिए मतलब थोड़ा सा आगे आगे पीवी इक्वल टू एनआरटी बेसिक चीज से थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। देखिए इसमें आपको क्या बोला गया, आप एक एक्सप्रेशन इसकी पढ़ दी, डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, दैट द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे ए सिस्टम कैन हैव एनर्जी इज डिफाइंड एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो कोई भी एक सिस्टम को मतलब कितनी डिफरेंट टाइप की एनर्जी हो सकती है आपके पास में, उसके हिसाब से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बताते हैं। मान लीजिए जैसे समझाता हूँ आपको, मान लीजिए हम बात करें ट्रांसलेशनल की, ट्रांसलेशन मोशन की बात करें हम, अगर ट्रांसलेशनल मोशन की हम बात करें तो ट्रांसलेशन मोशन में आपके पास में कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आप एक वेलोसिटी को मतलब तीन डिफरेंट तरीके लिख सकते हैं। अगर तीन इंडिपेंडेंट फॉर्म देखें, तीन वेलोसिटी हो सकती है, Vx, Vy और Vz। तो अगर आप देखें ट्रांसलेशनल मोशन के हिसाब से डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन कौन से हो सकते हैं, तो एक तो इसकी वजह से आ जाएगा एक डिग्री ऑफ फ्रीडम काइनेटिक एनर्जी इन एक्स डायरेक्शन, एक आ जाएगा हाफ m Vy का स्क्वायर अगर वो पार्टिकल y पे जा रहा हो, एक आ जाएगा हाफ m Vz का स्क्वायर। भाई एनर्जी ट्रांसलेशन की वजह से भी तीन डायरेक्शंस में आपके पास से वेलोसिटी हो सकती है, एक x में, एक y में और एक z में। तो अगर आपको उसका मोशन डिस्क्राइब करना है, तो तीन कोऑर्डिनेट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, x रिक्वायर्ड होगा, y रिक्वायर्ड होगा और z रिक्वायर्ड होगा। तो आप कहीं पे और मतलब कुछ जगह पे आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन ये भी दिखेगी भी पार्टिकल्स का मोशन डिस्क्राइब करने के लिए या फिर पार्टिकल की पोजीशन डिफाइन करने के लिए जितने कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड होंगे, मतलब कुछ ऐसा कर दीजिए मतलब जिससे सब चीजें पता लग जाए। तो आपको पता ही भी अगर मुझे किसी एंगल पे वेलोसिटी होगी तो दोनों डायरेक्शन में, एक्स में भी है, वाई में भी है, आपको मिल जाएगी ये वाली बात। तो अगर टोटल कितनी डायरेक्शन में हो सकती है, एक्स में वेलोसिटी हो सकती है, वाई में हो सकती है, जेड में हो सकती है, तो अगर कोई और डायरेक्शन में होगी तो इन तीनों से कंपनसेट हो जाएगा। तो ट्रांसलेशन की वजह से बच्चों तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबल है। अब होंगे कितने वो अलग बात है, क्या पता वो सिर्फ एक्स में जा रहा हो, क्या पता वो सिर्फ वाई में जा रहा हो, क्या पता वो सिर्फ जेड में जा रहा है, तीनों जो भी हो वो अलग बात है। तो अगर बात करें मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन की वजह से तो तीन दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पे कितने आ गए आपके पास, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई ट्रांसलेशन मोशन की वजह से। मैं मैक्सिमम पॉसिबल केसेस की बात कर रहा हूं जो हो सकते हैं। दिस इज ट्रांसलेशन मोशन ना, ट्रांसलेशन मोशन की बात कर रहे हैं। फिर बच्चों अगर हम बात करें रोटेशन मोशन की आपके पास में, तो रोटेट करना है, रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन की अगर हम चर्चा करें तो आपके पास
तीन सेंस के हिसाब से रोटेट कर सकता है। हो सकता है ऐसे रोटेट कर रहा हो, एक्स कह रहा हूँ, ऐसे हो सकता है वाई कह रहा हूँ रोटेट कर रहा हो, या फिर उसे ऐसे जेड कह रहा हूँ रोटेट कर रहा हो। तीन सेंस में रोटेट कर सकता है ना। जैसे ये एक्स एक्सिस है आपके पास में, ये एक्स एक्सिस, इसके रंग रोटेट करेगा तो कैसे करेगा, ऐसे करेगा। वाई के रंग रोटेट करेगा तो कैसे करेगा, ऐसे करेगा। जेड के रंग करेगा तो ऐसे करेगा। तो आपके पास में रोटेशन में भी तीन आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन आ सकते हैं, क्योंकि वहां पे ओमेगा एक्स आ सकता है, ओमेगा वाई आ सकता है, ओमेगा जेड आ सकता है। तो आप ऐसे लिखेंगे दैट इज हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स का होल स्क्वायर, हाफ आई वाई ओमेगा वाई का होल स्क्वायर, हाफ आई जेड ओमेगा जेड का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? मैं आपको भी ये विजुअलाइज भी करवा दूंगा। तो मुझे दिखाई दे रहा है ट्रांसलेशन की वजह से भी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं, और रोटेशन की वजह से भी कितने हो सकते हैं, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं। मैक्सिमम केसेस 3 हो सकते हैं। अब इसमें से कितने होंगे वो अलग बात है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं थोड़ा दिखाऊं क्या आपको? जैसे मान लीजिए ये ऐसे पार्टिकल है आपके पास में ना, ये ऐसे पार्टिकल हो गया आपके पास। मैं कुछ स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ आपको। लेट अस अज्यूम कुछ ऐसी शेप का पार्टिकल है। ये केमिस्ट्री वाले काम कर रहे हैं अपने ना। जैसे ऐसा कोई एक कोई भी एक मॉलिक्यूल है इस तरीके का ना, आपके पास में कोई एटम है। अब देखिए इसकी वेलोसिटी एक्स में हो सकती है, तो ये आ गया हाफ एम वी एक्स स्क्वायर। ये वाई में जा सकता है, तो ये वाली टर्म बन गई हाफ एम वी वाई स्क्वायर। ये जेड में जा सकता है, तो हाफ एम वी जेड स्क्वायर। समझ में आ गया? एक्स में वेलोसिटी होगी तो ये वाला टर्म आएगा, वाई में होगी तो ये वाला होगा, और जेड में होगी तो ये वाला होगा। तो आपको किसी को भी डिफाइन करने के लिए तीनों की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक। सिमिलरली अगर आप रोटेशन में देख रहे हैं, तो अगर एक्स के अबाउट रोटेट करते हैं, एक्स एक्सिस क्या, ये वाला एक्स एक्सिस, इसके रोटेट करेगा, कैसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, तो ऐसे एनर्जी आ सकती है। पॉसिबिलिटी है, हाँ ऐसी पॉसिबिलिटी है। वाई में अगर रोटेट करेगा तो ये एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, ऐसे रोटेट कर सकता है। देखिए ये वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। अब अगर मैं जेड में रोटेट करेगा, जेड में कैसे, ये जेड एक्सिस होगा, इसके अबाउट कैसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे रोटेट कर जाएगा। तो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा बच्चों, तो ऐसे कर जाएगा। ये एक्स एक्सिस है, इसकी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। वाई एक्सिस की वोट करेगा तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, तो ऐसे घूम जाएगा। और जेड एक्सिस हो गया तो बच्चों ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ऐसे घूम जाएगा। तो ये हो सकता है। इसके अलावा एक और टर्म भी आपके पास है, दैट इज वाइब्रेशनल। दैट इज वाइब्रेशन। ये हाई टेम्परेचर पे होता है। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये कब होता है? ओनली एट हाई टेम्परेचर, ओनली एट हाई टेम्परेचर। अब इसमें दो आते हैं आपके पास में। एक तो आता है काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशन, और एक आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशन। क्या है थोड़ा देखिए, मैं समझाता हूं आपको। मान लीजिए वाइब्रेशन आपके पास में होगा ना, तो क्या करेंगे, जैसे ये दो मॉलिक्यूल्स आप मान लेते हैं यहाँ पे, ऐसे दो मॉलिक्यूल्स है ना आपके पास। अगर वाइब्रेशन होगा, मतलब अगर वाइब्रेशन होगा तो क्या ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेंगे, इसी को वाइब्रेशन बोलते हैं ना। ये दोनों मॉलिक्यूल्स ऐसे ऑसिलेट करेंगे। इसके बीच में स्प्रिंग मान लीजिए, ऐसे स्प्रिंग लगा हुआ, वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। ठीक। तो अगर ऑसिलेट कर रहा है तो एक तो इधर चल रहा है, तो चलने की वजह से एक आ गई आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ रही है ना, वो एक ही डायरेक्शन में। देखिए एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो एक्स में चलेगा, ऐसे होगा तो वाई में चलेगा, ऐसे होगा जेड में, कोई एक डायरेक्शन में चलेगा सिर्फ। तो एक तो एनर्जी आ जाएगी किसकी वजह से, ट्रांसलेशन की वजह से, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशन। ठीक। और एक दोनों के बीच में कुछ मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी तो होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी, तो उसकी वजह से एक एनर्जी दिखी जाएगी। तो वाइब्रेशन में सिर्फ 2 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम आते हैं, ध्यान रखिएगा। वाइब्रेशन में कितने आते हैं बच्चों? हमेशा 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आते हैं, पर वो कब आएंगे? सिर्फ हाई टेम्परेचर के ऊपर। समझ में आ गया? अगर हाई टेम्परेचर पे होगा तभी वाइब्रेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर करने हैं, और जब आप वाइब्रेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर करेंगे, 2 आपको ऐड कर लेने हैं। किसी वजह से? एक आपके पास में आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी की वजह से, और एक टर्म आ जाएगी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। क्लियर है बच्चों? ये बात समझ में आ गया? जिसको खतरा है थोड़ा सा ध्यान से, क्या क्या, ओनली एट हाई टेम्परेचर, ओनली एट हाई टेम्परेचर, और सिर्फ 2 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी तक मैंने सब पॉसिबिलिटीज आपको बताई है कि भाई ट्रांसलेशन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3, रोटेशन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3, वाइब्रेशन में कितने हो सकते हैं, 2, टोटल कितने हो सकते हैं, 3 और 3 6 और 2 8। किसी में मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो सकते हैं, 8। अब आपके पास में क्या होगा, मोनोटोमिक में अलग केस बनेगा, क्योंकि मोनोटोमिक में कुछ कम हो जाएंगे, डायटोमिक में ज्यादा, हम लोग देखते हैं किस तरीके से। पर टोटल केस ये है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन्हीं में से कुछ कुछ होगा आपके पास में। हो सकता है किसी में ट्रांसलेशन के 3 हो तो रोटेशन के 2 ही हो जाए, या फिर हो सकता है किसी में ये भी 3 हो, ये भी 3 हो। मतलब उस तरीके से मैं केस पढ़ाऊंगा आपको, तो समझ में आ जाएगी बात। पर ये सब सेट है, मतलब ये मेन सेट है, इसी में से हम कुछ को डिग्री ऑफ फ्रीडम चूज करेंगे। समझ में आ गया? ट्रांसलेशन है कितने बच्चों, 3, रोटेशन है कितने हैं, 3, और वाइब्रेशन कितने हैं, 3। आप रट्टा ना मार के चीजों को देख लेंगे तो बात बन जाएगी। कैसे था, हमने अभी देखा था कि अगर मान जैसे ये एक मॉलिक्यूल है आपके पास में, यहाँ पे ऐसे हमने एक मॉलिक्यूल माना था,
अगर ये एक्स में चलता है तो कैसे चलता है बच्चों मुझे बताओ, ये एक्स में चलेगा कैसे चलेगा, ऐसे। तो ये हाफ एम बी एक्स स्क्वायर, वाई में चलेगा तो भाई साहब ऊपर चला गया, हाफ एम बी वाई स्क्वायर, जेड में जाएगा तो आपकी तरफ आएगा। समझ में आ गया। रोटेशन की वजह से एक्स एक्सिस के ऊपर रोटेट करेगा तो वाओ, वाई के ऊपर रोटेट करेगा तो ऐसे, और जेड के ऊपर रोटेट करेगा तो कैसे करेगा बच्चों, ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है, तो तीन आपके पास में किसके आगे, रोटेशन के आगे। वाइब्रेशन की बात करूंगा तो ऐसे से डांस कर रहे हैं, तो एक तो ऐसे से डांस कर रहे हैं, तो डांस करने की वजह से ट्रांसलेशनल का आ गया, तो वो एक काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म आ गई, और सेपरेशन बदल रहे थे, पोटेंशियल एनर्जी की टर्म आ गई। ठीक है, अब मैं आइए आपको मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, इन सब के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख के दिखाता हूं। क्लियर है। बच्चों हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम का ओवरव्यू ले लिया था। अभी हम मोनोएटॉमिक गैसेस, डायएटॉमिक गैसेस, ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, इन सब के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल के देखते हैं, और ये वाली बात आप खुद ही मुझे समझा पाएंगे, इतना अब आप समझदार होंगे, खुद से आप मुझे बता पाएंगे। देखिए अपने मैं दिखाता हूं आपको। सबसे पहले हम बात करें मोनोएटॉमिक गैस की। दिस इज मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक समझ में आता है, नाम समझ में आता है। मोनोएटॉमिक मतलब कितना एटम है, एक ही एटम है। एक एटम था, तो मैंने बोला भाई साहब एक मोनोएटॉमिक गैस आ जाओ, तो इसने बोला ये लो मैं आ गई। ये एक मोनोएटॉमिक गैस है हमारे पास में, छोटी सी, ये मोनोएटॉमिक गैस है। ठीक है, ये एक मोनोएटॉमिक ऐसा ही होता है। ठीक, इसको एक एटम को एनालाइज करो, और ये बहुत चिन्नू सा छोटा सा है, क्योंकि आप एजम्पशंस याद कीजिए, हम ये मानते थे कि गैस के जो पार्टिकल्स होंगे बहुत छोटे से होंगे, बहुत चिन्नू से होंगे, वो कोई वॉल्यूम एक्वायर नहीं करेंगे। तो अभी आपको दिखाई दे रहा है पर ये है बहुत छोटा सा, बहुत बढ़िया, बहुत छोटा सा है। तो अब मैंने पूछा डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात की, मैं सबसे पहले बोला ये तीन सेट थे। सबसे पहले क्या था, ट्रांसलेशनल। अगर आप अभी कॉपी में देखिए आपने क्या लिखा था, दैट इज ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसमें क्या थे, तीन थे। वी एक्स में जा सकता है, एक्स में वैसिटी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, तो वो हो गया। वाई में हो सकती है वैसिटी, बिल्कुल हो सकती है। जेड में हो सकती है, हाँ। तो ट्रांसलेशन की तो तीनों की तीनों आगे, एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है। ये बात तो क्लियर होगी। तो मैंने बोला भाई साहब ट्रांसलेशन की इसमें तीनों आएंगे। अगर आप बात करें ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशन की वजह से कितने आएंगे बच्चों, इसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। कैसे कैसे, एक तो आएगा Vx वाला, एक आएगा Vy वाला, और एक आएगा Vz वाला। कोई दिक्कत नहीं, काइनेटिक एनर्जी लिखनी चाहिए थी पर मैंने ऐसे उस फॉर्म में लिख दिया। समझ में आ गया। अब चलते हैं रोटेशन के ऊपर, कि भाई साहब रोटेशन की वजह से कितना आएगा। मैंने बोला ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर घुमाया, ऐसे ऐसे घूम रहा है। आपने बोला सर दिखाई दे रहा है। मैंने बोला पर नलायक ये तो बहुत छोटा है। बहुत छोटा, कितना छोटा, बहुत चिन्नू सा। अबे बहुत चिन्नू सा हुआ तो घूमता हुआ दिखेगा ही नहीं। मैं सोच के देखा अगर ये बहुत चिन्नू सा है, बहुत छोटा सा है, एक पॉइंट मास का रोटेशन कंसीडर ही नहीं होता ना, एक छोटा सा पॉइंट मास उसको रोटेट करके कुछ दिखेगा ही नहीं आपको। अब मेरी बात समझ में आ रही है। अगर ये आपके पास में बहुत ही छोटे साइज का है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स में 0 आएगा, वाई में भी 0 आएगा, जेड में भी 0 आएगा। इसका मास है पर इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो 0 होगा ना, बिकॉज ये स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। आर की वैल्यू 0 है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो गया। आप याद कीजिए रोटेशन में बच्चों कितने टर्म थे आपके पास में, रोटेशन में 3 टर्म थे आपके पास में। एक था हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स का स्क्वायर, एक था हाफ आई वाई ओमेगा वाई का स्क्वायर, एक था हाफ आई जेड ओमेगा जेड का स्क्वायर। मैं बोल रहा हूं ये आई एक्स आई वाई और आई जेड तीनों के तीनों नलायक 0 है। तीनों नलायक 0 कैसे पता लग रहा है सर जी, यार इसके डायमेंशन ही नहीं है ना, इसके रेडियस ही 0 है, तो तीनों टर्म 0 हो जाएगी, तो रोटेशन की वजह से कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं आएगा। बात समझ में आ गई। तो हमने यहाँ पे पिक कर दी ये वाली बात कि भाई साहब रोटेशन की वजह से यहाँ पे कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं आएगा। क्लियर। थर्ड हम चले वाइब्रेशन पे। वाइब्रेशनल कौन कौन से होंगे बताइए। तो वाइब्रेशन में तो क्या होता है, वाइब्रेशन में एक अकेला पार्टिकल क्या तो वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करेगा 2 पार्टिकल चाहिए। अगर एक अकेला पार्टिकल वाइब्रेट करेगा तो वो तो मूव करता हुआ दिखाई देगा ना। 2 पार्टिकल होंगे, अच्छा वाइब्रेट कर रहे हैं। एक पार्टिकल अब से चल रहा है, ये वाइब्रेट नहीं कर रहा, इधर मैं बोला ये चल रहा है, इधर बोला चल रहा है, भाई साहब ये वाइब्रेट ही नहीं कर रहा। तो एक सिंगल पार्टिकल वाइब्रेशन का कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज सिंगल पार्टिकल जब वाइब्रेट चलता वो वाइब्रेट कर चलेगा ना, वो चलेगा तो इसमें आ जाएगा आपके पास, तो ये भी इसके अंदर नहीं होंगे। समझे बच्चों बात। तो अगर आप बात करेंगे मोनोएटॉमिक गैस के लिए, कौन कौन सी होती है मोनोएटॉमिक गैस, कुछ एग्जांपल्स बताएंगे आप मुझे मोनोएटॉमिक गैस के। पता है आपको मोनोएटॉमिक गैस के नाम, नियोन होता है आपके पास में, आर्गन होता है आपके पास में, हीलियम होता है। तो एग्जांपल अगर आपने दैट इज हीलियम हो गया, नियोन हो गया, ऑर्गन गैस हो गया, तो इन सब में आपने देख लिया ये। तो अगर आप पूछूं कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हुए इसके, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आएंगे आपके पास 3। कब, एट रूम टेम्परेचर आपने देख लिया। अगर मैं बात करूं एट हाई टेम्परेचर,
अगर मैं बात करूं एट हाई टेम्परेचर, तब बदल जाएंगे क्या सर? हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशन के ऐड हो जाते हैं, पर वाइब्रेशन तो हाई टेम्परेचर पे भी नहीं दिखेगा, क्योंकि पहली बात तो लो टेम्परेचर वाइब्रेट करेगा नहीं, अब हाई में वाइब्रेट करेगा, तेजी से मूव करेगा, तेजी से मूव करेगा तो वाइब्रेशन तो दिखेगा ही नहीं ना, बिकॉज जब मूव करा तब भी ट्रांसलेशन में चला गया वो। तो अगर आप बात कर रहे हैं एट रूम टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर, कोई भी केस में अगर आप देखेंगे दोनों में ही डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आएंगे। मैं पूछूं मोनोटोमिक गैस के लिए वाइब्रेशन, मोनोटोमिक गैस में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने, तो आप बोलेंगे सर जी 0। अरे बच्चों मेरी बात समझ रही है क्या? कोई दिक्कत नहीं, कहानी क्लियर है, ठीक है। अभी हम चलते हैं डाई एटॉमिक गैसेस के लिए। दिस इज डाई एटॉमिक गैस, कि डाई एटॉमिक गैस के अंदर आपके पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। आप सोच के बताइए फटाफट कि डाई एटॉमिक गैसेस के अंदर ट्रांसलेशन की वजह से कितने आएंगे, रोटेशन की वजह से कितने, ये सब सोच के बताइए। फिर मैं इतनी देर ये सैंपल तैयार करता हूं, फिर अपने इसको डिस्कस करते हैं। हाँ भाई, कुछ एग्जांपल्स बताएंगे डाई एटॉमिक गैस के, कौन कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन गैस डाई एटॉमिक है, और बताइए। नाइट्रोजन गैस डाई एटॉमिक है आपके पास में, हाइड्रोजन गैस डाई एटॉमिक है, ये सब डाई एटॉमिक गैसेस के एग्जांपल हो गए। सबसे पहले बात की ट्रांसलेशनल की, ट्रांसलेशन। तो आप मुझे बताइए भाई साहब, ट्रांसलेशन की वजह से कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे? ये है, देख ये तेरे पास डाई एटॉमिक है, इसके 2 एटम है, एक बॉन्ड से कनेक्टेड है, ये तो हमेशा बीच में जो बॉन्ड रहेगा स्टेट ही रहेगा, घूम तो नहीं सकता, ऐसा रहेगा। एक्स में चल सकता है, चल सकता है, ये ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होगी एक्स में। वाई में जा सकता है, बिल्कुल मस्त घूम सकता है, जेड में घूम सकता है, बहुत शानदार घूम सकता है। तो ट्रांसलेशन के तो वापस भाई साहब तीनों आ गए आपके पास में। कौन से आ जाएंगे? एक हाफ एम वी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक हाफ एम वी वाई स्क्वायर आ जाएगा, और एक आ जाएगा हाफ एम वी जेड स्क्वायर। टोटल कितने? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है ट्रांसलेशन की वजह से। समझ में आ गया कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है बच्चों? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन की वजह से। क्लियर है कहानी? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब चलते हैं रोटेशनल की वजह से। अब दिमाग लगाना पड़ेगा भाई कि रोटेशनल की वजह से कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब आप सोच के देखिए, अगर इसको ऐसे रखूं, सुनना मैं समझना मेरी बात उसी ढंग से, अगर मैं इसको ऐसे रखूं तो आई एक्स तो ये हो गया आई एक्स। रोटेशन में 3 एनर्जी होती है, हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर, हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर, हाफ आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर। तो अगर आप आई एक्स देखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, तो आप बोलेंगे सर इस स्फीयर से, इस स्फीयर का इस, जैसे कोई भी एक छोटा सा एक एटम है, इसका इस एक्सिस पर तो 0 आएगा ना, बिकॉज इसकी रेडियस बहुत कम है। तो आई एक्स की वैल्यू देखिए 0 होगी। चमक रहा है क्या भाई? आप अगर जैसे एक स्फीयर है आपके पास में, यहां पे ऐसे एक स्फीयर बना दिया ना, इसका इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए कितना है, 2/5 mr स्क्वायर। अब आप इसको Ix के अबाउट अगर आप चेक कर रहे हैं तो कुछ ऐसा केस बन रहा है। देखिए यहाँ पे एक स्फीयर है आपके पास में, एक स्फीयर ऐसे हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, और इसको ऐसे ज्वाइन कर रखा है आपने। तो अगर आप इसका Ix निकालने जाएंगे, ये होगा आपके पास में Ix, दिस इज Ix, ये होगा बच्चों आपके पास में Iy, और ये वाला होगा ऐसे कुछ Iz, इसको कुछ ऐसे बना देते हैं, दिस इज Iz। तो Ix की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। क्यों Ix की वैल्यू 0 हो जाएगी? बिकॉज ये वाली लाइन तो स्फीयर से पास हो रही है, तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 2/5 mr स्क्वायर, इसका भी आएगा 2/5 mr स्क्वायर, पर r की वैल्यू 0 है। मेरी बात समझ में आ गई? तो Ix तो 0 हो गया, पर Iy अगर आप देखेंगे तो Iy 0 नहीं है। Iy की वैल्यू कितनी बन जाएगी? दिस इज, ये डिस्टेंस को d मान लो, दैट इज md स्क्वायर, इसका भी md स्क्वायर बन जाएगा। तो Iy इज नॉन जीरो। Iz की आप बात करेंगे तो उसके अबाउट भी सेम आएगा, दिस इज अगेन नॉन जीरो। तो रोटेशन में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम आए? 2 या 3? तीन तो आ ही नहीं सकते, रोटेशन मैक्सिमम 3 पॉसिबल थे। तो यहां पे कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे आपके रोटेशन के? 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि Ix की वैल्यू 0 आ गई आपके पास में। अगर Ix की वैल्यू 0 नहीं आती तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाते हैं। रोटेशन में तो टोटल 3 हो सकते थे, पर इस वाले केस में जब डाई एटॉमिक गैस है तो सिर्फ 2 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम बने, तीसरा बना ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया आपके पास? 0 आ गया। समझ में आ गया? तो अगर मैं आपसे बात करूं डाई एटॉमिक गैस का, अगर मैं बात करूं एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, मैं बोलूं डिग्री ऑफ फ्रीडम एट रूम टेम्परेचर, टोटल की बात चल रही है यहाँ पे ना, टोटल रूम टेम्परेचर पे कितने आएंगे बच्चों? 3 तो आए आपके पास ट्रांसलेशन के, 2 आए रोटेशन के, टोटल कितना आ गया? 3 + 2 = 5।
समझ में आ रहा है? ये वाला किसकी वजह से था? ये था ट्रांसलेशन की वजह से। ये किसकी वजह से था? रोटेशन की वजह से। अगर मैं बात करूं डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। अब भाई साहब कौन से, किसकी बात चल रही है? डायटोमिक गैस की बात चल रही है, सबके लिए नहीं है। ये आपके पास जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके लिए था? ये मोनोटोमिक के लिए। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके लिए लिख रहे हैं हम? डायटोमिक के लिए। हाई टेम्परेचर क्या होगा? 3 + 2 + 2 वाइब्रेशन के दो अब क्या जुड़ जाएंगे, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स अगर आपके पास में है तो ऐसे ऑसिलेट भी करेंगे आपके पास, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल दोनों आएगी आपके पास। तो ये कितने बन जाएंगे टोटल आपके पास? दिस इज बिकम 7। समझ में आ गई बच्चों बात? तो अगर आपके पास में डाई एटॉमिक होगा तो रूम टेम्परेचर पे डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे 5 और हाई टेम्परेचर पे आपके पास में आएंगे 7। समझ में आ गई बात? क्लियर है कंसेप्ट? तो इसको आप सोच के खुद से देख लीजिए। क्या ये मेरे साथ आप बोलिए, अगर मैं मोनोटोमिक गैस की बात करूं तो मोनोटोमिक गैस के अंदर कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे टोटल? 3। कौन कौन से? ट्रांसलेशनल वाले, सिर्फ रोटेशन वाला कोई भी नहीं आएगा, बिकॉज तीनों के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 0। वाइब्रेशन की वजह से भी नहीं आएगा, वाइब्रेशन की वजह से मोनोटोमिक में कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं आता, चाहे हाई टेम्परेचर क्यों ना हो। अगर आप बात करें डायटोमिक गैस तो ट्रांसलेशन की वजह से 3, देखिए, रोटेशन की वजह से 2, एक 0 बन गया, बिकॉज एक एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा नहीं। तो रोटेशन में कितने बच्चों? 2 आए, यहाँ पे Ix 0 हो गया, इस वजह से ये कंसीडर नहीं होगा, सिर्फ ये दोनों कंसीडर होंगे। वाइब्रेशन की वजह से हाई टेम्परेचर पे 2 पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी, 2 उसके आ जाएंगे हाई टेम्परेचर पे। अब मैं स्टेटमेंट बोलता हूं, डाई एटॉमिक गैस के डिग्री ऑफ फ्रीडम एट रूम टेम्परेचर 5, डाई एटॉमिक गैस के डिग्री ऑफ फ्रीडम एट हाई टेम्परेचर कितने? 7। 2 और ऐड हो जाएंगे किसके? वाइब्रेशन के। पर जब तक आपको नहीं बोलेगा हाई टेम्परेचर की बात नहीं करे, तब तक वाइब्रेशन कंसीडर नहीं करने, आपको 5 ही कंसीडर करने होंगे मोस्टली केस में। समझ में आ गई बात? ठीक है, ठीक। सर हमें कैसे पता लगेगा कौन से टेम्परेचर पे है? तो वो आपको नहीं बताना, वो बोल देगा वेरी हाई टेम्परेचर, तब आपको जाके कंसीडर करना है, या फिर बोल देगा कंसीडर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशन, तभी कंसीडर करना है। कुछ नहीं बोले तो आपको नहीं कंसीडर करना है। क्लियर? अभी मोनोटोमिक हुआ, डायटोमिक हुआ, अभी चलते हैं पॉलीएटोमिक पे और उन सब पे चलते हैं ना। ठीक है बच्चों, हम मोनोटोमिक और डायटोमिक के डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर चुके थे। अभी हम बात करें पॉलीएटोमिक। पॉलीएटोमिक का मतलब मोनोटोमिक 1 एटम, डायटोमिक 2 एटम, पॉलीएटोमिक मतलब 2 से ज्यादा एटम, वो 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं आपके पास। अब जो पॉलीएटोमिक में 2 केस बनते हैं, पॉलीएटोमिक में 2 केस बनते हैं। कैसे कैसे देखिए, मान जैसे ये भी एक पॉलीएटोमिक है आपके पास में, जिसे पॉलीएटोमिक, इसमें कितने? सिर्फ 3 एटम है आपके पास में। समझ में आ गया? और ये 3 एटम है, इसमें 3 हो 4 हो, सब पॉलीएटोमिक है। 2 से ज्यादा जब भी होंगे, अगर आपके पास में एटम्स मोर देन 2 एटम्स आपके पास में होंगे तो सब पॉलीएटोमिक है। क्या पॉलीएटोमिक मतलब क्या हो गया? मोर देन 2 एटम्स। ये केमिस्ट्री में आप पढ़ते रहते हैं तो ऐसा नहीं है, आपको दिक्कत होगा इसमें। तो पॉलीएटोमिक मतलब 2 ज्यादा, ये पॉलीएटोमिक है, हाँ ये पॉलीएटोमिक और लीनियर है, ये पॉलीएटोमिक और लीनियर है आपके पास में। अगर यही ऐसा होता तो ये भी पॉलीएटोमिक है, पर ये पॉलीएटोमिक नॉन लीनियर है। तो इसमें 2 केस बनते हैं आपके पास है, पॉलीएटोमिक लीनियर और पॉलीएटोमिक नॉन लीनियर। तो हम सबसे पहले करेंगे पॉलीएटोमिक लीनियर वाली बात कर रहे थे ना, पॉलीएटोमिक लीनियर, पॉलीएटोमिक लीनियर। और यहां पे हम बात करेंगे पॉलीएटोमिक नॉन लीनियर की, पॉलीएटोमिक नॉन लीनियर। आप चाहें तो आप एक स्क्रीन पोस्ट करके खुद से आप देख सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों केस में कितने कितने होंगे। आपको समझ में आएगा कि आपको मतलब कितना आपने ग्रैब किया है चीजों को। एक बार आप खुद से सोच के देखिए तो यार पॉलीएटोमिक लीनियर में, पॉलीएटोमिक लीनियर समझ में आ गया बच्चों? ये लीनियर, पॉलीएटोमिक 3 ज्यादा लीनियर होना चाहिए स्ट्रक्चर, यहाँ पे और भी रख सकते हैं। और पॉलीएटोमिक नॉन लीनियर मतलब 2 से ज्यादा होंगे, नॉन लीनियर होगा, जैसे ये नॉन लीनियर है आपके पास। समझ में आ गई बात? ठीक है, बताइए कैसे करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा, मुझे पता है एक ट्रांसलेशन का होता है आपके पास, ट्रांसलेशन का होता है, एक किसका होता है बच्चों? रोटेशन का होता है आपके पास, और एक किसका होता है? वाइब्रेशन का होता है। पर वाइब्रेशन का आपको फिजिक्स में कंसीडर बहुत ही रेयर करना पड़ेगा। सुन लीजिए मेरी बात, वाइब्रेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप विदाउट वाइब्रेशन आप याद रखेंगे तो बात बन जाएगी। तो अगर मैं बात करूं ट्रांसलेशन की, तो ये पॉलीएटोमिक लीनियर है, तो मैंने इसको पॉलीएटोमिक पे लीनियर बनाया, मैंने कहा मुझे विजुअलाइज करना है। तो आप याद करिए ट्रांसलेशन में 3 केस बनते थे, Vx2, Vy2, Vz। क्या x में चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है। y में चल सकता है? ये देखो जा रहा है। z में जा रहा है? हाँ तेरे पास आ रहा है, देख। समझ में आ गया? तो ये ट्रांसलेशन के तीनों केस पॉसिबल है आपके पास। तो ट्रांसलेशन में कितना आ जाएगा आपके पास? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। कौन कौन सा आ जाएगा? Vx आ जाएगा, Vy की वजह से भी आ जाएगा, Vz की वजह से आ जाएगा। अब चलते हैं रोटेशन पे। रोटेशन में अगर तू देखेगा तो तेरे पास में क्या आता है रोटेशन में? 1/2 Ix2
आई वाई स्क्वायर आई जेड स्क्वायर, सॉरी गलत बोल दिया, हाफ आई ओमेगा एक्स स्क्वायर हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर हाफ आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर। पर इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो आएगा क्योंकि लीनियर हो गया ना वापिस। तो जब जैसे दो एटम थे तो दो एटम में देखिए आई एक्स के अबाउट जीरो था क्योंकि इस स्फीयर की जो रेडियस है वो जीरो है। तो ट्राई एटॉमिक में जब लीनियर रहेगा आपके पास में तो इसके अबाउट देखिएगा तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। समझ में आ रही है? सिर्फ आई वाई के अबाउट आएगा और आई जेड के अबाउट आएगा। तो अगर आप रोटेशन की बात करेंगे तो रोटेशन में सिर्फ 2 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे यहाँ पे, सिर्फ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। कौन कौन सा? जैसे मान लीजिए इस वाले केस की अगर हम बात करें, ऐसे 1 2 और 1 3 है आपके पास, ऐसे हमने मान लिया, ठीक है। तो अगर मैं ये देखूं ये वाली टर्म होगी आई एक्स, यहाँ पे आई एक्स आएगा तो इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी क्योंकि इसके बोट इसका भी आएगा 2/5 एम आर स्क्वायर, इसका भी 2/5 एम आर स्क्वायर, इसका भी 2/5 एम आर स्क्वायर, टोटल हो गया 3 × 2/5 एम आर स्क्वायर। पर आर की वैल्यू ही जीरो है। क्यों आर की वैल्यू जीरो है? बिकॉज हमने ये जब एजम्पशन पढ़ा था केटीजी का, उसमें पढ़ा था कि जो मोलिक्यूल्स की जो डायमेंशन होगी वो हम बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत ही स्मॉल लेके चलेंगे। आई वाई आपके पास में कितना आएगा? नॉन जीरो आएगा, आई वाई इज नॉन जीरो। सिमिलरली अगर आप आई जेड देखेंगे तो आई जेड भी आपके पास कितना आएगा बच्चों? नॉन जीरो आएगा। तो सिर्फ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे। वाइब्रेशन के कितने आएंगे आपके पास? वाइब्रेशन के 2 आते हैं, हाँ 2 आएंगे आपके पास, पर कब आएंगे? ओनली एट हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई, हाई भी नहीं बोलना चाहिए, वेरी हाई टेम्परेचर बोलना चाहिए। मैं वापस बता रहा हूं, फिजिक्स में आपको वाइब्रेशन की बहुत ही 0.01% प्रॉब्लम में करनी पड़ेगी, और जब तक सवाल में क्लियरली मेंशन ना हो तब तक वाइब्रेशन के डिग्री ऑफ फ्रीडम लेने नहीं है। तो आपके पास में अगर बात करूं टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ पॉली एटॉमिक और कैसी बच्चों? लीनियर, पॉली एटॉमिक लीनियर गैस, कितने आएंगे आपके पास? तो आपके पास ट्रांसलेशन के आगे आपके पास 3 और रोटेशन के आगे 2, टोटल कितने हो जाएंगे? 5। तो डायटोमिक के और पॉलीएटॉमिक लीनियर के दोनों के सेम आते हैं, डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक लीनियर दोनों के आते हैं बच्चों, सेम आते हैं आपके पास में, ठीक है। कब है ये आपके पास में? एट रूम टेम्परेचर, दिस इज एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। अगर आप बात करेंगे हाई टेम्परेचर की तो वो उसमें ऐड हो जाएंगे, 2 और ऐड हो जाएंगे, तो वो हम लिख नहीं रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। पहले वाले 2 में लिखा है, इसमें नहीं लिख रहे हैं। चाहे तो आप लिख सकते हैं टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ पॉलीएटॉमिक लीनियर गैस एट हाई टेम्परेचर, तो यार 2 और जुड़ जाएंगे, 3 और 2 5 और 7, टोटल 7 हो जाएंगे आपके पास। अब हम बात करते हैं पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर की। पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर कैसा रहेगा बच्चों? ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा। तो ट्रांसलेशन एक्स में चल रहा है, दिखाई दे रहा है, वाई में चल रहा है, दिखाई दे रहा है, जेड में चल रहा है, दिखाई दे रहा है। रोटेशन क्या आई एक्स में रोटेट कर रहा है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इन दोनों का जीरो होगा, पर इसका तो कुछ ना कुछ होगा आई एक्स के अबाउट। समझ में आ रहा है? इन दोनों का जीरो हो जाएगा मान लिया, पर इसका तो कुछ ना कुछ होगा। सिमिलरली आई वाई में अगर आप देखेंगे, आई वाई में देखेंगे तो भी नॉन जीरो आएगा, आई जेड में भी नॉन जीरो आएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर आप बात करें रोटेशन में तो यहाँ पे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे, ट्रांसलेशन में भी 3 आएंगे। तो अगर मैं बात करूँ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आपके पास कितने आएंगे? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे आपके पास। कौन कौन से? वी एक्स, वी वाई और वी जेड, बस सबके सब आगे। अगर आप बात करें रोटेशनल के तो रोटेशनल की बच्चों की बात 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे। ये एक ही केस है जिसमें रोटेशन के 3 आते हैं। समझ में आ गया? तो ये क्या होगा? इसमें आई एक्स वाला भी आ जाएगा, आई वाई वाला भी आ जाएगा, आई जेड वाला भी आ जाएगा, बिकॉज अब की बार आई एक्स के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो नहीं है। देखिए इन दोनों का जीरो, पर इसका जीरो नहीं है। वाइब्रेशन की बात करेंगे तो वेरी हाई टेम्परेचर पे ये होगा आपके पास, तो इसके आपके पास हमेशा 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ही आते हैं अगर आएंगे तो, ठीक। तो अगर मैं बात करूं टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ पॉली एटॉमिक और कौन सी बच्चों? नॉन लीनियर, पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर, कितना आएगा आपके पास? वो दिस इज 3 + 3, दिस इज 3 + 3, टोटल कितना आ गया? 6 आएगा। ये कब है? एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। और अगर आप हाई टेम्परेचर की बात करेंगे तो 2 और जुड़ जाएंगे। लिखना है क्या? वो लिखना है तो आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। 2 और जुड़ जाएंगे उसमें, 3 + 3 + 2, टोटल कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा। समझ में आ रही है? एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। चल मोनोटॉमिक गैस के बता कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3। किसकी वजह से? ट्रांसलेशन, रोटेशन की वजह से नहीं, वाइब्रेशन की वजह से नहीं, चाहे हाई टेम्परेचर चाहे लो टेम्परेचर, खत्म बात। सही, मोनोटॉमिक में 3 आता है, आसान रहेगा ये। अगर आप बात करें डायटोमिक,
डायटोमिक, तो डायटोमिक में टोटल कितने, ट्रांसलेशन की वजह से 3, रोटेशन की वजह से 2, एक क्यों नहीं आया, बिकॉज आई एक्स 0 हो गया, टोटल 5 हो गए। कब, एट रूम टेम्परेचर। एट वेरी हाई टेम्परेचर तो आपके पास 2 और जुड़ जाएगा तो कितने बन जाएंगे, 7 बन जाएंगे। फिर अब बात करूं पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर, पॉली एटॉमिक लीनियर, सॉरी पहले करते हैं पॉली एटॉमिक लीनियर। ट्रांसलेशन के 3, रोटेशन के 2, टोटल हो गए 5। हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशन के 2 और जुड़ जाएंगे तो बन जाएंगे 7। अगर मैं बात करूं पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर, पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर, अभी हमने बात की थी पॉली एटॉमिक लीनियर की, अगर मैं बात करूं पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर तो ट्रांसलेशन के 3, रोटेशन के 3, तो टोटल 6। हाई टेम्परेचर पे 2 और जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा 8। ठीक है, तो ये एक चार्ट बना लेते हैं, फिर अपने लेक्चर को खत्म करेंगे। ठीक है, बच्चों ये हम चार्ट बनाने वाले हैं। हम नेचर ऑफ गैस लिखा है, मोनोटोमिक, डायटोमिक और पॉलीएटोमिक लीनियर को एक साथ लिखा है बिकॉज दोनों के सेम होते हैं। फिर पॉलीएटोमिक नॉन लीनियर का लिखा है। फिर ये ट्रांसलेशन की वजह से कितने, रोटेशन की वजह से कितने, टोटल एट रूम टेम्परेचर कितने, और अगर हाई टेम्परेचर पूछे तो वो भी हमें बता देना है यहाँ पे ना। ठीक है, तो बताइए चार्ट आप भरिए, भर के मुझे बताइए क्या रिजल्ट आ रहा है। अभी हुआ, देखिए ट्रांसलेशन की वजह से मोनोटोमिक में आते हैं 3, रोटेशन की वजह से आते हैं 0, और टोटल कितने आ जाएंगे आपके पास, 3 आ जाएंगे। ठीक है, टोटल कितने आ जाएंगे, 3। और अगर आप बात करें हाई टेम्परेचर पे तो वाइब्रेशन की वजह से जोड़ने पड़ेंगे, पर वाइब्रेशन की वजह से कुछ आता नहीं है, इस वजह से यहाँ पे 3 ही रहेगा। फिर अगर आप बात करें डायटोमिक की तो ट्रांसलेशन की वजह से बच्चों कितने आते हैं, 3, रोटेशन की वजह से 3 आते हैं, 2 आते हैं, 2 आते हैं सर जी, टोटल कितने हो गए यहाँ पे, 5 हो गए। अगर आप हाई टेम्परेचर की बात करेंगे, एट हाई नहीं एट वेरी हाई लिखना चाहिए। अगर हम बात करें इसको लिख देते एट वेरी हाई, एट वेरी हाई, तो यहाँ पे ये टोटल 5 हो गए। अब इसमें वाइब्रेशन में 2 और जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, 7 आ जाएगा। सही। अगर आप बात करें पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर, पॉली एटॉमिक और जो लीनियर ना हो, तो ट्रांसलेशन की वजह से कितने आएंगे, उसमें 3 आएंगे, रोटेशन की वजह से भी 3 आएंगे, टोटल कितने आएंगे आपके पास, 6 आएंगे। और ये वाले कितने हो जाएंगे, वाइब्रेशन में से 2 और ऐड हो जाएंगे तो 8 हो जाएंगे। आपको क्या याद रखना है, ये वाले याद रहे जो ब्लैक मार्कर से रखे हैं मैंने, ये जरूर याद रहने चाहिए आपको, भाई कुछ याद रहे ना रहे ये जरूर याद रहना चाहिए कि मोनोटोमिक में 3, डायटोमिक या फिर पॉलीएटोमिक लीनियर में 5 और पॉलीएटोमिक नॉन लीनियर में 6। और गैस का टाइप पता होना चाहिए, जैसे कोई भी एक गैस है और तो वो कैसी है, लीनियर है कि नॉन लीनियर, वो सब केमिस्ट्री में आपको बेसिक बेसिक बातें बताई गई है, तो वहाँ से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इतना सा पार्ट हमने पढ़ा है और ज़्यादा नहीं था। अगर आप क्लास में सामने होते फटाफट सब पता है पता है पता है तो आप बोलते पता है, मैं छोड़ देता। अभी मुझे पता नहीं कि आप लोग ये सब अच्छे जानते हैं कि नहीं जानते, और ऑनलाइन है इस वजह से पूरी चीज़ पढ़ानी पड़ रही है, नहीं तो ये 5 मिनटों में ख़त्म किया जा सकता था ये वाला पार्ट, जिसको हमने आधा घंटा दे दिया, डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला पार्ट। बिकॉज केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, मुझे पता नहीं कि आप कितने अच्छे जानते हैं, क्लास में सामने होते तो पूछा जा सकता है पता है, आप बोलते हैं हाँ, अपने निकल लेते। ठीक है, हमने पढ़ लिया, अगर आपको आता था तो बहुत बढ़िया, नहीं आता तो आप यहाँ से सीख सकते थे। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिएगा चीज़ों के, नोट्स प्रॉपर रिवाइज करते रहिएगा, एक एक सवाल को वापस घर पे बैठ के लगाइए। जितना ज़्यादा टाइम बच्चों आप नोट्स पे डिवोट करेंगे उतना ही कम टाइम में सवाल आपसे बन जाएंगे जो आपको होमवर्क में मिलते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।